हरे भरे गांव में तैरती हुई नाव में, आओ ले चलें तुम्हें जहां मेहंदी महके पाँव में। ठंडी हवा ठंडा पानी फूलों की रंगत है, अरे देव भूमि है ये यहाँ पूरी होती मन्नत है। उत्तराखंड की फिजाओं में बसती ये जन्नत है, बसती ये जन्नत है। ये तो हम सभी लोग मानेंगे कि उत्तराखंड की फिजाओं में जन्नत बसती है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि आखिर ये जन्नत खाली क्यों हो रही है? आखिर इस जन्नत से इतना पलायन क्यों हुआ और हो रहा है? उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां खूबसूरती तो है जरूर, लेकिन समस्याएं भी हैं भरपूर। एक तरफ फूलों की घाटी है, चार धाम है, नदियां, झरने, झील, हिमशिखर, पर्वतमालाएं जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और दूसरी तरफ उत्तराखंड के खाली होते हुए गांव, जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर इतना पलायन हो क्यों रहा है। आज जितने लोग उत्तराखंड राज्य के भीतर रह रहे हैं, लगभग उतने ही लोग पिछले 40-50 वर्षों में दूसरे शहर, जिले, राज्य और देशों का हिस्सा हो चुके हैं, जिनके लिए पहाड़, उनके गांव बस एक किस्सा रह गए हैं। और ये बड़ी चिंता का विषय है। जब इसके बारे में बात हुई कि वजह क्या है, बहुत सारे कारण सामने नजर आए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि शिक्षा एक प्रमुख कारण है। 2024 में जिस वक्त हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये समय है कौशल विकास का, उद्यमिता का, विज्ञान का, सूचना क्रांति का, तकनीकी के माध्यम से कुछ बेहतर करने का। लेकिन उत्तराखंड के गांव की आज भी इनसे बहुत ज्यादा दूरी बनी हुई है। मैं आप लोगों से भी अगर पूछूं, शायद आप भी यही कहेंगे कि देखिए, हम बच्चों को अपने पास तो रखना चाहते हैं, मगर एक बेहतर शिक्षा के लिए बाहर तो भेजना ही पड़ेगा। और एक बार जो बाहर निकल जाता है, फिर वो वापस लौट कर आए ऐसा कम ही होता है। और जो लोग लगभग 60 वर्ष की आयु में अपनी नौकरियों से सेवानिवृत्ति के बाद वापस आ भी रहे हैं, उसके बाद के उनके 10, 20, 30 वर्ष कैसे निकलते हैं? साधारण से, मामूली से। जबकि होना क्या चाहिए था? जिस व्यक्ति के पास 25, 30, 40, 45 वर्षों का अनुभव है, वो उस क्षेत्र या किसी और क्षेत्र में, उससे मिलते जुलते क्षेत्र में नए लोगों को तैयार करता, युवाओं को तैयार करता। पर क्या ऐसा हो रहा है? जवाब आप और हम जानते हैं। अब समस्या तो मालूम चल गई, समाधान क्या है? कहते हैं कि जब आप समस्या को चिन्हित कर लेते हैं ना, आपका 50% काम हो जाता है। बाकी कि आप कैसे और क्या कर्म करते हैं। चलिए, आपके लिए थोड़ा सा आसान किए देता हूं। अभी पिछले बीते हुए 3-4 महीनों में मैं लगातार पहाड़ की यात्रा पर था। वहां के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में गया। तो हमारे पास में ही एक जनपद है अल्मोड़ा, वहां की सोमेश्वर घाटी में मेरी मुलाकात एक बच्चे से हुई, जो बड़ा सुंदर गा रहा था। आवाज भी बड़ी कमाल की थी, सुर भी पक्के थे, संगीत की समझ भी थी। बस एक दिक्कत थी कि हर पंक्ति में उच्चारण लगभग गलत। अब आगे क्या होगा? ये 11वीं का बच्चा है। अगले साल हो सकता है 12वीं के बाद बाहर निकलेगा, संगीत से जुड़ी हुई कोई प्रतिस्पर्धा में ये प्रतिभाग करेगा जहां लाखों लोग होते हैं। अब सोचिए, क्या उस जगह पर किसी के पास इतना समय होगा कि इस बच्चे का उच्चारण ठीक कराया जाए? यानी कि कहीं ना कहीं एक बच्चा अपनी छोटी सी कमी की वजह से हुनर होते हुए बाहर हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इसकी विद्यालयी शिक्षा के दौरान क्या कोई ऐसा अध्यापक नहीं मिला होगा, या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसकी इस कमी पे काम करवा पाता? शायद हमने नजरअंदाज कर दिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी 2-2.5 बरस पहले की बात है। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर मुझको एक ट्वीट आती है, और जानकर बड़ा अच्छा लगा कि ये पहाड़ की एक आम ग्रामीण महिला, जो एक हाथ से तो घास उठा रही है और दूसरे से ट्विटर चला रही है। उनका कहना था कि मैं जब भी जंगल की तरफ जाती हूँ, आपका रेडियो सुनती हूँ, बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो दिलचस्पी बढ़ गई और कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। मालूम चला कि जब इनका विवाह हुआ, उस वक्त ये 8वीं पास थी और उसके बाद आगे पढ़ नहीं पाई। तो 4-5 बरस पहले इनकी बालिका 7वीं में पहुंची, तो इनको ये एहसास हुआ कि यार अगले बरस तो ये आगे निकल जाएगी। तो इन्होंने क्या किया?
उसी विद्यालय में दाखिला ले लिया। बच्ची 9वीं में गई, ये 11वीं में। बच्ची ने 10वीं के इम्तिहान दिए और इन्होंने द्वितीय श्रेणी से 12वीं पास करी। अब उसका फायदा क्या हुआ? कुछ समय पहले इनके गांव से एक अध्यापक का स्थानांतरण हो गया। 8 महीने पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो इन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया और जो मानदेय मिला उससे उस विद्यालय के टूटते हुए दरवाजे खिड़कियों को सही करा दिया। जिस वक्त पे हमारा देश और विश्व कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त पे इन्होंने ग्रामीणों को जोड़ा, जो भी धनराशि इकट्ठा हुई उसको राहत कोष में जमा कर दिया। अब आप सोचिए ना, एक आम सी दिखने वाली ग्रामीण महिला से ज्यादातर हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो घर संभाल लेंगी, लेकिन ये तो घर, गांव, राज्य, देश की भी चिंता कर रही हैं, विश्व की भी, और अपनी तरफ से योगदान भी दे रही हैं। मेरी पहाड़ की पिछले 4-5 वर्षों की जो यात्राएं हुई है ना, उसमें एक बात मुझे समझ में आया है कि संभावनाएं बहुत हैं, बस योगदान देने की जरूरत और इस प्रकृति ने हमें क्या दिया है उसको समझने की आवश्यकता। 3 ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि उनमें वो मादा है कि वो उत्तराखंड के कल को बदल सकते हैं। उनका जो सामर्थ्य, उसको समझने की जरूरत है, जो हमारे लिए संजीवनी वरदान की तरह है। एक, सौर ऊर्जा। दूसरा, हमारी जमीन। तीसरा, जल। और यकीन मानिए, ये बदल सकते हैं हमारे उत्तराखंड का कल। आपको लेकर चल रहा हूं मैं उत्तरकाशी के टिपरी में। वहां के रहने वाले हमारे एक मित्र ने देखा कि सामने की पहाड़ी पे ना धूप बड़ी अच्छी आती है, तो खुद के पास तो उतनी खेती नहीं थी, जमीन नहीं थी। लोगों को इकट्ठा किया, सहकारिता के तौर पर जोड़ा, और आज क्या हो रहा है वहां पर? 15 नाली जमीन में लगभग 1.5 लाख रुपए की मासिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। और ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 3-4 फुट की ऊंचाई पे होते हैं, तो जगह काफी बच जाती है। तो इन्होंने वहां सब्जियां उगानी शुरू कर दी। यानी कि एक तरफ सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है, दूसरा आर्थिकी मजबूत हो रही है। और ये जो कृषि की बात मैं कर रहा हूं, सब्जियों की, ये कोई क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। हमारे उत्तराखंड में तो हमने देखा ही है कि सभी के पास अपने घर हैं, गांव में अपने पास जमीनें हैं, सिर्फ उनको जिंदा करने की जरूरत है। देखिए, वो दिल्ली बंबई वाले लोगों के लिए कृषि करना संभव नहीं है, और हम अपने बच्चों को 12वीं के बाद उन शहरों पे निर्भर होकर वहां भेज रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए? अगर हम अपनी विद्यालयी शिक्षा में किसी तरह से कृषि को जोड़ दें, तो हमारे खेत तो जिंदा होंगे, वहां की फल, सब्जियां, अनाज, उन पर निर्भरता दिल्ली बंबई वालों की हो जाएगी और बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। अब बात करते हैं जल की। इस वक्त जब ये बातचीत हो रही है, सर्दियों का समय है, आगे गर्मियों के समय आपको मन करेगा कि चलिए पहाड़ों की तरफ चला जाए ठंडी हवा के लिए और नदी में कूदा जाए। और तब आपने अक्सर ही देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वहां तैराकी करते हैं मनोरंजन के लिए, सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, दोपहर में, शाम को। सोचिए ना, उन नदी के किनारे अगर हम तरण ताल बना दें और पेशेवर तरीके से उनको तैयार करें, तो संभव है कि हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी तैयार कर सकें। तो समस्या, समाधान दोनों सामने। अब क्या किया जाए? इंतजार किया जाए नीतियों के बनने का, या फिर प्रयास किए जाए? देखिए, हमारे इस देश में एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक दफा कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते। तो चलिए ना, कोशिश करते हैं एक बेहतर उत्तराखंड को लेकर और आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ खुद सफल नहीं होना है, समाज को भी आगे लेके जाना है। क्योंकि कहते हैं कि हम सफल हो गए, बहुत आगे निकल गए, और हमारा समाज कहीं पीछे छूट गया, तो हमारी उस सफलता का ज्यादा कोई फायदा नहीं है। तो चलिए उस समाज को भी आगे लेकर चलते हैं और अपने साथ साथ उसको भी सफल बनाने के प्रयास करते हैं। तो कितने लोग हैं आप में से जो तैयार हैं एक बेहतर उत्तराखंड को लेके? तैयार हैं? तैयार हैं? पीछे तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो चलिए कहिए मेरे साथ कि केदार खंड से मानस खंड, हम बनाएंगे एक बेहतर उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।